हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। जैसे हमारी आज पाँचवीं क्लास है। आज हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी की बात करेंगे। हमारी चौथी क्लास जो है नर्मदा सोन घाटी पर था। आज हमारी पाँचवीं क्लास जो है सतपुड़ा मैकल श्रेणी पर होगा। और जानेंगे कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी है किधर और मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी को समझने से पहले हम उसके खंडों को समझेंगे। सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 भागों में बाँटा गया है, उसे भी समझेंगे कि कैसे बाँटा गया है। ठीक है, उसकी मैंने पीडीएफ भी तैयार कर दिया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी को कैसे बाँटा गया है। चलिए पहले ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकल श्रेणी स्थित कहाँ पे है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है कुछ इस प्रकार से स्थित है। ये जो हमारा नीचे का पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जहाँ मैंने मार्किंग किया है, तो ये जो है भाग जो है हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। इसको 3 खंडों में बाँटा गया है। ठीक है, ये 3 हमारा खंड हो गया, इसको 3 खंडों में बाँटा गया। इसी में 3 खंड की बात कर रहा था। ठीक है, सबसे पहला कौन-सा हो गया है, तो ये हमारा राजपीपला। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, पर आगे आपको लिखा हुआ पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। राजपीपला, ठीक है, जिसे राजपीपला श्रेणी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये पश्चिमी क्षेत्र है, तो इसे पश्चिमी भाग भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा खंड है ये वाला, इसको क्या कहा जाता है? हमारा जो दूसरा वाला भाग है, इसको कहा जाता है महादेव श्रेणी। ठीक है, ये जो हमारा क्षेत्र है, इसको महादेव श्रेणी कहा जाता है। इसको 3 खंडों में क्यों बाँटा गया है, इसके विषय में भी बताऊँगा। ठीक है, अब ये हमारा जो तीसरा भाग है, ठीक है, इसको पूर्वी भाग, सबसे पहले इसका जो नाम है वो मैकल श्रेणी है। ठीक है, मैकल श्रेणी इस क्षेत्र को कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है, ये पूरा मैकल श्रेणी है। ठीक है, इस क्षेत्र को मैकल श्रेणी या पूर्वी भाग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अब बाँटा क्यों गया है 3 खंडों में? ठीक है, क्योंकि इसकी जो विशेषताएँ हैं, अलग-अलग पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब इसकी कहा जाए, ये भौगोलिक प्रदेश है, यहाँ की जो वन है, खनिज है और जल है, जल संसाधन से समृद्ध है। इस क्षेत्र को 3 भागों में बाँटा जा सकता है। वन, खनिज और जल संसाधनों के आधार पर और भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसे 3 खंड में बाँट दिया गया है। ठीक है, ये 3 हमारे जो खंड हैं, इन 3 खंडों को बाँटा गया है। अब चलिए इनको इसके स्लाइड बाय स्लाइड, इनके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, क्या है, कैसा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। पीडीएफ मैंने तैयार किया है और ये पीडीएफ जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है सामने। ठीक है, कि चलिए जानते हैं कि आखिर ये है क्या और इसके अंतर्गत होगा क्या, और जो आपने अभी 3 खंड समझे हैं, उनको भी बड़े आराम से अभी आगे पीडीएफ में लिखा हुआ है, उसको भी आप समझ जाएँगे। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ठीक है ना? ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। राज्य का सबसे ऊँचा भौगोलिक क्षेत्र है। राज्य के दक्षिण से पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत मुख्य संरचना है। आप इस जो लाइन है, इसको नदी वाले टॉपिक में समझ जाएँगे कि ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित भी है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों को आप समझेंगे जब हमारा अगला टॉपिक नदी ही होने वाला है और हम नदियाँ ही अगली टॉपिक लेकर आएँगे। तो नदी से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-सी नदी कहाँ से निकलती है, तो इसके मध्य में क्यों आ रही है, ठीक है? और जो है इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, तो निर्माण जो है दक्कन ट्रैप और धारवाड़ और आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, 3 चीज़ों से हुआ, दक्कन ट्रैप एवं धारवाड़ और आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है। क्षेत्रफल कितना है, तो 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह क्षेत्रफल राज्य के कितने परसेंट भाग पर है, तो 11% भाग पर है, भाग पर ये फैला हुआ है मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो वहीं अगले जिले इसके अंतर्गत कितने आ जाते हैं, तो जिले जो हैं अनूपपुर है, मंडला है, बालाघाट है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, खंडवा है, बड़वानी है, आदि बहुत सारे जिले भी आते हैं। ठीक है, ऊंचाई इस पठार की कितनी है, ठीक है, इस पठार की लगभग 600 से 1000 मीटर। तो जबकि इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़ है, जो कितना है, 1350 मीटर है। यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसको आईएमपी करिएगा, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न बना है। 1350 मीटर है मध्य प्रदेश की, भी ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी, हमेशा ये प्रश्न बनता है और किसी भी पेपर में हो आपके लिए ये बहुत प्रश्न बन चुका है। और जिन्होंने भी तैयारी के दौर पर देखा है कि ये प्रश्न बहुत पुराना हो चुका है और बार-बार कई पेपरों में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए फसल इस क्षेत्र में कपास होता है, गेहूँ है, ज्वार है, मक्का है, चावल है, आदि भी छोटे-बड़े फसल होते रहते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे देखते हैं हमारा। तो जो इस क्षेत्र में मृदा मृदा अधिकांश भाग पर काली मृदा का विस्तार है, जबकि
पूर्व की ओर लाल पीली एवं लेटेराइट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब चीजें क्यों लिखा है। जबकि मृदा क्या कहते हैं, काली मृदा का विस्तार है, जबकि पूर्व की ओर लाल पीली है। मैंने आपको समझाया था कि इसे तीन खाल खंडों में क्यों बांटा गया है। ठीक है ना। नदियां क्या है, इस भौगोलिक प्रदेश में अनेक नदियों का उद्गम है। नर्मदा है, सोन है, ताप्ती है, वैनगंगा है, पेंच, वर्धा आदि भी हैं। ठीक है, आदि छोटे बड़े होते हैं। ठीक है। खनिज, यह क्षेत्र खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र है। यहाँ तांबा, मैग्नीज, कोयला, ग्रेफाइट, टीन है, ये टीन लिखा मिसप्रिंट हो चुका है, इसको टीन करिएगा, टीन आदि पाए जाते हैं। ठीक है। अगली स्लाइड पे देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है। तो अब देखेंगे यह हाँ, मैंने जो तीन कालखंड बताए थे अब यहाँ पे आपको समझने के लिए मिलेगा। जो तीन कालखंड मैंने बताए थे कि वो तीन कालखंड में क्यों बना है। ठीक है। यह भौगोलिक प्रदेश वन, खनिज और जल संसाधनों से समृद्ध है। इस क्षेत्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है। मैंने आपको यही बोला था कि यह भौगोलिक प्रदेश वन, खनिज, जल संसाधनों से समृद्ध है। इस क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है। भौगोलिक प्रदेश एवं वन, खनिज, जल संसाधनों से समृद्ध है, इस कारण से इसे तीन कालखंडों में बांट दिया गया है। ठीक है। आपको मैंने बताया था कि राजपीपला, ठीक है, कौन सा है, पश्चिमी भाग है मध्य प्रदेश के। यहीं पे एक छोटा सा मैप बना के मैं समझाता हूँ इन तीन लाइन को। ठीक है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था कि समझाने के लिए हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है। हमने बोला था कि ये है हमारा क्या, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये हमारा तीन कालखंड में बटा। ठीक है, हम इसको तीन कालखंड में बांट दिया। ठीक है। ये हमारा जो है राजपीपला श्रेणी है, जो पश्चिमी भाग कहलाई है, क्योंकि पश्चिम में है इसलिए पश्चिमी भाग। ये महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी ये दूसरे नंबर वाला, जो जिसे हम मध्य भाग कहते हैं। ठीक है, ये मध्य भाग है। ठीक है। और ये क्या है, मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी। ठीक है ना, मैकल श्रेणी, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्वी भाग। ये पूर्व की ओर है इसलिए इसे पूर्वी भाग कह दिया गया। ये पश्चिम की ओर है, इसे पश्चिमी भाग। ये मध्य में है, बीच में है, इसीलिए इसे मध्य भाग कह दिया गया। आपको हो सकता है कि ये बहुत जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, और ना समझ आई होगी तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं वहाँ आपके लिए इसकी अलग से और सरल माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा कि जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो लंबा भी होते जाएगा। ठीक है। उद्योग इस क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर में कागज कारखाना, इन जगहों पर उद्योगों की स्थापना हुई है जो अनेक प्रकार की हैं। ठीक है। बालाघाट है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, बुरहानपुर में कागज कारखाना है। इन जगहों पर उद्योग की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में हमको उद्योग क्या-क्या देखने के लिए मिलता है और कौन से जिलों में उद्योग है। तो इस क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योगों का विकास है। ठीक है। बालाघाट में भी खनिज आधारित उद्योग है। बैतूल में मैंने खनिज पहले ही बता दिया, तो आप खनिज से समझ जाना कि कौन से उद्योग हो सकते हैं। छिंदवाड़ा में भी है, बुरहानपुर में एक कागज कारखाना है, इसीलिए मैंने इसको नोटेड कर दिया है। ठीक है। इन जगहों पर उद्योगों की स्थापना है, तो अनेकों प्रकार की है। ठीक है। अगले स्लाइड पे देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है। अगले साइड पे हम इसके पर्यटन स्थल को समझेंगे कि ओमकारेश्वर, महेश्वर, असीरगढ़ का किला, पातालकोट तथा अनेक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित हैं। आपको जहाँ तक मेरा समझ में आ रहा होगा कि इन वीडियो के माध्यम से जिस तरह की मेरी मेहनत है, मैं बहुत प्रयास करता हूँ आपको समझाने के लिए, और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि उन क्षेत्रों में ये चीज़ें विस्तृत है, फैला हुआ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये चीज़ें पाई जाती है, आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, तो हमारी भौगोलिक स्थिति क्या है, 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है। 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आप इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा कि क्या कैसे है। ठीक है। और भी हमारे टॉपिक बचे हैं। अभी ये 5वीं वीडियो हुई है, अभी इसको 2 वीडियो में और लाना पड़ेगा, इसके बाद हम नदियों की टॉपिक लाएँगे, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और सभी एग्ज़ाम में एमपी का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो एमपी का के लिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।